हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये आर्टिकल्स के ऊपर है। एमटीएस में बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स पूछे हैं तो एमटीएस के आर्टिकल्स की बात करेंगे। 10 मिनट की ये वीडियो होगी बट ये आपको इनपुट मोर देन 50 क्वेश्चंस का देगी और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बढ़िया हैं जो एग्ज़ाम में अगले पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिस मत करना। छोटी सी वीडियो है बट लास्ट तक देखना। और इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूं, हमारी दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी चल रही हैं कि सीएम प्रीमियम पीडीएफ्स, जिसके अंदर आप इतनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। वीडियो पोस्ट करके देख लो भाई क्या क्या है। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो एक डेली नीड के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। हमारी अपकमिंग बुक्स है और ये हमारा अफोर्डेबल प्राइस है, इसको आप खरीद सकते हो। CM 5.0 है, इसको आप ले सकते हो। CM 5.0 जो है ये 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसको आप कई बार ख़त्म कर सकते हो पेपर से पहले। अगर आपको बहुत तगड़ी क्वांट बनानी है और किसी दूसरे कोर्स या किसी दूसरे चीज़ों के भरोसे नहीं रहना तो आप CM 5.0 खरीदो, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करता है इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि हम बात करेंगे कि भाई ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, उस गवर्नमेंट का क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें उस गवर्नमेंट के क्या होते हैं ना, अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मतलब गवर्नमेंट के भाई खर्चे होंगे ही क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, पेंशन्स हैं, सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट के क्या है कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, इनको मीट करने के लिए, मतलब इनको पे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, कौन सा फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा विड्रॉ करती है। तो इस पैसे को विड्रॉ करने से पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट को है ना एक बिल पास करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये 204 आर्टिकल में आता है। और इससे पहले 203 एक आर्टिकल है। उस 203 आर्टिकल में क्या होता है कि जो हमारी असेंबली है मतलब यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जो हमारी जो असेंबली है वो क्या करती है, वो एक बिल बना कर देती है कि भाई ये एक मतलब बिल नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट। फिर उसके बिहाफ पर क्या होता है कि एक बिल पास किया जाता है और उस बिल पास होने के बाद क्या होता है कि पैसे को निकाला जाता है। और सेम प्रोसेस जो होता है वो हमारा कहाँ चलता है, सेंटर में चलता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आर्टिकल 114 है, ठीक है ना। आप कौन सा याद रखोगे, आर्टिकल 114, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकती है पार्लियामेंट के अप्रूवल से। क्लियर है, ठीक। और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन लेकर आती है पार्लियामेंट में, तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा लेकर आती है क्योंकि एक्चुअल में तो उन्हीं को गवर्नमेंट चलानी है। और एक बार जब ये पास हो जाती है तो फिर इसको कहाँ भेजा जाता, राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है ना। फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा तो उनको अगर कुछ करना है तो वो भाई रिकमेंडेशन दे सकती है, बट ये अगेन लोकसभा के ऊपर होता है कि वो उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करेंगे या नहीं। फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको पास करता है और इसको एक एप्रोप्रिएशन एक्ट बनाता है। फिर उसके थ्रू उस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या कर सकते हैं, पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। विदाउट इस एप्रोप्रिएशन बिल पैसे को नहीं विड्रॉ किया जा सकता है। इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या चीज़ है, देखो क्या होता है ना कि इस प्रोसेस में मतलब मैंने पहले एस्टीमेट बनाया, फिर मैंने बिल पास करवाया, फिर मैंने पैसे निकाले, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वो पहले से ही क्या करती है ना, एक एडवांस में इस तरीके का ग्रांट ले लेती है कि भाई हमें एडवांस में इतने पैसे की ज़रूरत है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम कह देते हैं वोट ऑन अकाउंट। मतलब अगर एडवांस में हम क्या कर रहे हैं, पैसे को ले रहे हैं, ठीक जैसे हम किसी से एडवांस में पेमेंट करवा लेते हैं, बस ये उसी तरीके का है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो देखते हैं क्या। हमने बात करी किसकी, कॉन्सोलिडेटेड फंड की। किसकी बात करी, कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो ये कॉन्सोलिडेट फंड जो होता है या कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है ये क्या है, ठीक है। देखो ये एक फंड है
या फिर कह सकते हो कि एक तरीके का फाइनेंशियल अकाउंट है। क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट है। किसका? हमारी गवर्नमेंट का, जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के क्या खर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ अलग अलग जगह से, लोगों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से या किसी से, या गवर्नमेंट को कितना, एक मिनट, हाँ, हाँ, गवर्नमेंट को कितना क्या हुआ, रिसिप्ट मिला, ठीक है, मतलब अदर उसमें मतलब क्या पैसे वगैरह, या मतलब जैसे कहीं से कोई इंटरेस्ट या कुछ भी, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब कितने एक्सपेंस रहे हैं, कितना उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना अलग से उनको रिसिप्ट वगैरह मिला। तो उस बेस, तो ये जो होता है इसके लिए क्या है कि एक अकाउंट है। जैसे हमारे पास एक अकाउंट रहता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मैनेज करते हैं कि भाई उसी अकाउंट से हम खर्चा कर रहे हैं, और अगर हमारी सैलरी आ रही है तो उसी में ही सैलरी आ रही है, या फिर कोई अदर चीज़ें आ रही हैं तो उसी के अंदर आ रही हैं। तो इसी तरीके का क्या है, गवर्नमेंट का भी एक अकाउंट है जिसको फाइनेंशियल अकाउंट कहा जा सकता है गवर्नमेंट का, और यही क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड है। और गवर्नमेंट जो होती है अपने जितने भी खर्चे वगैरह होती है इस कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही क्या करती हैं, विड्रॉ करती रहती हैं, और यहीं से क्या होती है, हमारा जो देश है वो चल रहा है, यहीं इसी कॉन्सोलिडेटेड फंड से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोगों की जैसे सैलरी हो गई, ठीक है, पेंशन्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, लाइक जैसे कोई हाईवे बनना है, कोई रोड बनना है, उन पर हो गया, या मान लो कि डिफेंस में कोई खर्चा करना है, या फिर कोई डेब्ट था, ठीक है, उसको चुकाना है। तो ऐसी जगह पर भी क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है इस कॉन्सोलिडेटेड फंड का यूज़ करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है ना, इस कॉन्सोलिडेटेड फंड का क्या होता है कि ऑडिट होता है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो भाई किसी दूसरे चीज़ पे भी खर्च कर सकती है, तो इस पर भी प्रॉपर नज़र होनी चाहिए कि गवर्नमेंट उस खर्चे को ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसका क्या होता है, ऑडिट होता रहता है। और ये ऑडिट कौन करता है, ये ऑडिट करता है कैग। कैग कौन है? कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CGI, ठीक है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है, इस अकाउंट को देखता है, इसका ऑडिट करता है कि भाई प्रॉपर सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का आर्टिकल क्या है, ये आता है 148 आर्टिकल के अंदर, जो क्या करता है, ऐसी ऐसी जगह पर क्या करता है, ऑडिट करता है जाकर। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides provision for the appointment of same person as the governor for 2 or more state। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू गवर्नर जो है वो एक से दो या दो से ज़्यादा स्टेट में एक सेम गवर्नर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो देखो गवर्नर वाले जो आर्टिकल्स हैं ना वो लगभग 153 से 176 के अंदर जितने आर्टिकल हैं उनमें हमने बात करी है किसकी, गवर्नर की। चाहे वो उसकी सैलरी हो, चाहे वो उसके अलाउंसेस हो, चाहे वो उसकी पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। जिसके अंदर आर्टिकल 153 जो होता है ना वो बात करता है कि हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, उसका एक गवर्नर होना चाहिए। तो ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 153 कहता है। ठीक है, और क्या था कि 7th अमेंडमेंट, मतलब 7वां जब अमेंडमेंट आया, 7th अमेंडमेंट आया, कब आया, 1956 में आया। तो उस अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि ये जो आर्टिकल 153 है, 153 है, ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा कि एक गवर्नर जो है वो उसके पास एक से ज़्यादा स्टेट हो सकते हैं। ठीक है ना, मोर देन वन और मोर स्टेट्स 153 के अंतर्गत ही गवर्नर के पास हो सकते हैं। ऐसा अमेंडमेंट हुआ था, 7th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू ये आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 150, आर्टिकल 153 हो गया होगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 154 की बात करते हैं कि आर्टिकल 154 में क्या कहा गया। आर्टिकल 154 में कहता है कि जो गवर्नर है ना वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव, वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। किसका, स्टेट का होगा, क्योंकि भाई उसके पास सारी चीज़ें किसकी हैं, स्टेट की हैं, स्टेट का पावर है, स्टेट का हेड है।
ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकता है या उस पावर को अपने अंडर लोअर में किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीके की बात किस में कही गई है, 154 में कही गई है। जिस तरीके से जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है कि नॉमिनल हेड होता है, उसी तरीके से ये एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा चीज़ों को। क्लियर है, ठीक। फिर आर्टिकल 155 क्या कहता है, आर्टिकल 155 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है। कौन गवर्नर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 155 में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मतलब जो गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और कौन से आर्टिकल में करता है, 155 में करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 156 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 156, तो आर्टिकल 156 में जो गवर्नर है उसके टेन्योर की बात की गई है कि जो गवर्नर है वो कितना उसका टर्म पीरियड रहेगा, उसका जो टेन्योर रहता है वो 5 ईयर का रहता है, ठीक है। और जब तक उसके बाद वाला गवर्नर ज्वाइन ना कर ले उसको क्या करना होता है, ऑफिस में अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करना होता है। और जो गवर्नर होता है वो रिज़ाइन देता है, किसको, प्रेसिडेंट को वो रिज़ाइन अपना दे सकता है लिखकर, ठीक है ना। तो ये सब किस में कहा गया है, आर्टिकल 156 में कहा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 157 की। आर्टिकल 157 कहता है कि जो गवर्नर है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई कहीं पर भी कोई सी भी एलिजिबिलिटी देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और गवर्नमेंट की एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब वो एटलीस्ट 35 साल के होने चाहिए, ठीक है ना। और गवर्नर होगा तो वो किसी भी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और किसी भी लेजिस्लेचर का वो मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये सब किस में कहा गया है, 157 में कहा गया है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 159 की बात करें तो 159 में क्या कहता है कि जो गवर्नर है मस्ट टेक एन और अफर्मेशन बिफोर, मतलब जो ये गवर्नर है ये जो शपथ लेता है, ठीक है ना। तो ये शपथ किसके सामने लेगा, ये शपथ जो लेगा ये लेगा जो चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ किसके, हाई कोर्ट के, ठीक है ना। क्योंकि देखो स्टेट की बात हो रही है, गवर्नर जो है ना वो पूरी स्टेट के साथ में लिंक्ड होता है। तो यहाँ पर जो उस स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने क्या करता है, ये शपथ ग्रहण करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 159 देख लिया। अब इसके अंदर कुछ और आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। जैसे आर्टिकल एक है 164। 164 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या होता है ना कि गवर्नर जो होता है वो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है। क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सीएम को, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो अगर बंदों को नहीं पता होगा तो वो क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट पे टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, ये पूछ सकता है कि भाई कौन अपॉइंट करता है और कौन से आर्टिकल में करता है। तो मान लो अगर आपको एक का आंसर पता है दूसरे का नहीं पता है तो गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 165 क्या है आर्टिकल 165 है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उसको क्या करता है, गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है। और ये एडवोकेट जनरल किसका होता है, ये स्टेट का होता है। तो ये एडवोकेट जनरल की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये जो एडवोकेट जनरल होता है भाई ये स्टेट का सबसे हाई रैंकिंग का लीगल ऑफिसर होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम सेंटर में देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलते हैं अटॉर्नी जनरल और यहाँ पर हमें कौन मिल रहे हैं, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो ये क्या होता है, ये हाईएस्ट रैंकिंग लीगल ऑफिसर होता है। और इस एडवोकेट का काम क्या होता है, देखो ये स्टेट जो होते हैं ना उनको एडवाइस देगा। किन चीज़ों पे एडवाइस देगा, जैसे कोई लीगल मैटर हो गया, कोई क्रिमिनल केस हो गया, कोई लॉ हो गया, कोई रिट है, ठीक है ना, या फिर स्टेट को किसी केस में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना है। तो इन सब चीज़ों की देखभाल कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है, किसका, स्टेट का। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1-2 आर्टिकल और हैं, जैसे आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 क्या कहता है कि जो गवर्नर है ना
वो क्या कर सकता है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको क्या कर सकता है, समन कर सकता है। ये लाइक किसकी तरह, जैसे प्रेसिडेंट हमारा क्या कर सकता है, बुला सकता है पार्लियामेंट में ईच हाउसेस को, उसी तरीके से ये जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, हाउसेस को, जो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह है उनको क्या कर सकता है, बुला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इस तरीके का। ठीक है ना। आर्टिकल 175 में भी इसी तरीके का है। गवर्नर जो होता है वो एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस कर सकता है, और कोई मैसेज वगैरह कुछ हो तो वो वहाँ के जो हाउस है उन्हें वो मैसेज सेंड कर सकता है। क्लियर है। फिर आर्टिकल 176 इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो गवर्नर है ना उसके पास में क्या होती है कि कुछ स्पेशल एड्रेसेस होते हैं हाउस के लिए। क्या होते हैं, उसके पास कुछ स्पेशल एड्रेस होते हैं हाउस के लिए, जिसमें वो मतलब लाइक किसी को माफ़ कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, 176 के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है ऑफ गवर्नमेंट की एट द सेंटर, उसको बताता है। देखो अगर हम ये देखें ना कि भाई पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो अगर हम टिक करेंगे तो भाई ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तब हम 79 टिक कर देंगे। ठीक है। लेकिन देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनती है जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, जो मतलब ज़्यादा सीट जीतता है उसकी गवर्नमेंट बनती है। ये इस पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब है। क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हम ऐसे आर्टिकल्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट बनाने की बात करेगा। ठीक है ना। किसमें, जो लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने की बात करेगा, उन आर्टिकल्स के बारे में ये पूछ रहा है। तो ऐसे आर्टिकल 74 एंड 75 हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर की बात करता है, कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी उसकी ये बात करता है। तो अब आर्टिकल 74 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 कहता है कि ये क्या कहेगा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एक काउंसिल होनी चाहिए, जो क्या करेगी, जो प्रेसिडेंट है उसको क्या करेगी, टाइम टू टाइम एडवाइस देगी, मतलब बताएगी चीज़ों के बारे में, प्रेसिडेंट को हेल्प करेगी। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, इनका मुखिया कौन होता है, इनका हेड होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जो इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करेगा, लीड करेगा। क्लियर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ये मतलब जब ये प्रेसिडेंट को कुछ भी बोलती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस चीज़ पे रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है, बट लास्ट में उनको ये मानना ही पड़ेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या चाहती है। लाइक लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये मतलब 74 होता है, ये प्रेसिडेंट की पावर जो होती है उनको वो मतलब किस तरीके की एक्सरसाइज वगैरह कर पाएगा, अपने पावर को किस तरीके से यूज़ कर पाएगा, इसको रेगुलेट करने की चीज़ें भी, मतलब जो एक्चुअल में प्रेसिडेंट की पावर है उसको रेगुलेट कैसे करना है वो भी आर्टिकल 74 डिस्कस करता है। क्या करता है, आर्टिकल 74 रेगुलेट्स द प्रेसिडेंट्स पावर। तो आर्टिकल 74 में कहने का मतलब हमने क्या बात करी एक्चुअल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की बात करी। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्मेशन हो रहा है जिसका हेड पीएम होता है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है, और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप रिकंसिडर करो, बट उसे ये मानना ही पड़ेगा बाद में, और प्रेसिडेंट की जो पावर है उनको ये रेगुलेट्स करते हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल 75 की बात करते हैं कि अब ये क्या है। आर्टिकल 75 जो होता है ना, ये जो मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है, उनको अपॉइंट कराया जाएगा, तो ये आर्टिकल 75 में आता है। ठीक है ना। और अपॉइंटमेंट के थ्रू अदर्स क्या प्रोविज़न है उसकी भी बात करता है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसी 75 के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ये भी किसके अंतर्गत, मतलब किस में बताया गया है, आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे, किसको, पीएम को करेंगे। फिर पीएम
उसके एडवाइस पर जो दूसरे मिनिस्टर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किसके एडवाइस पर? पीएम पे। पहले हमने पीएम को अपॉइंट किया, फिर पीएम अब बताएंगे अब किसको, कौन से मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अगेन अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें आप याद रखोगे इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते लोकसभा के मेंबर्स से। ठीक है ना, लोकसभा में जितने मेंबर हैं उससे उसके 15% से ज़्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते हैं। अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऑफिस जो होता है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर्स है ना वो जो प्रेसिडेंट है उनकी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं? ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी इच्छा के अनुसार ऑफिस को छोड़ना भी पड़ेगा, इस तरीके का इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी टाइम पर किसी भी मिनिस्टर की मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए, या हाउस ऑफ पीपल। मतलब कहने का मतलब जो सरकार बनी है उसके लिए कंप्लीटली या कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर ये डिसॉल्व हो गई, टूट गई, भंग हो गई, तो मेजोरिटी खत्म हो गई, तो भाई ये गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी का ये मतलब है। क्लियर है? और इस केस में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे ये पीएम हो गया, तो यहाँ पर क्या है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट है। तो क्या होता है कि इनका कुछ भी डिसाइड हुआ पीएम के पास आएगा और पीएम क्या करेगा? प्रेसिडेंट के पास डिस्कस करेगा। मतलब ये एक कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच का। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर डिस्कस की गई हैं? आर्टिकल 75 के अंदर डिस्कस की गई हैं। अब देखो बिल्कुल सेम जिस तरीके से सरकार बनती है किसमें? अपने क्या कहते हैं सेंटर में, उसी तरीके से स्टेट में भी क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म बनती है। वहाँ पर भी क्या होते हैं? 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा वहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है एट द स्टेट। तो उस केस में भी क्या होते हैं? 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। तो ये आपको याद रखना है भाई, स्टेट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनेगी वो किस आर्टिकल में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, जैसे जिस तरीके का पार्लियामेंट है एक आर्टिकल के अंतर्गत आया है, उसी तरीके का भाई स्टेट का भी क्या होता है? अपना पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, जो आर्टिकल 168 में आता है। क्लियर है? जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 हाउसेज, 2 हाउसेज होते हैं। ठीक, 2 हाउसेज में कौन से हाउस होंगे? एक हाउस होगा जिसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और एक दूसरा हाउस होगा जिसको हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, सॉरी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये क्या है? ये एक्चुअल में देखा जाए तो भाई ये राज्यसभा है। ठीक है ना, जैसे हमारे सेंटर में रहती है राज्यसभा है, और ये क्या है? ये लोकसभा है। क्लियर है? ठीक है, और हिंदी में इसको हम कह देते हैं, यहाँ पर राज्यसभा को ही कह देते हैं हम क्या? विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, और इस लोकसभा को ही हम क्या कह देते हैं? विधान सभा। क्या कह देते हैं? विधान सभा। ये ठीक है? ठीक। और ये जो विधानसभा है ये तो आ जाता है आर्टिकल 170 के अंतर्गत, लोअर हाउस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसी को ही हम लोअर हाउस कह रहे हैं। और जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, वो किसके अंतर्गत आ रहा है? 171 के अंतर्गत आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अपर हाउस कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। अब क्या होता है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये राज्यसभा वाली या अपर सभा की बात जो कर रहे हैं, ये हर स्टेट में नहीं है, ये 6 स्टेट में है। कितने स्टेट में? 6 स्टेट में है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से 6 स्टेट है? हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, एपी। ठीक है, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया,
और क्या हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी को कैसे भूल सकते हो, ठीक है ना। तो इन जगह पर क्या है कि स्टेट ये काउंसिल है, क्लियर है, याद रखोगे 6 स्टेट्स में है, ठीक। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 169 की। तो आर्टिकल 169 क्या है? आर्टिकल 169 कहता है कि भाई मतलब ये बताता है कि जो स्टेट है, स्टेट में जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिशन करने का और क्रिएशन मतलब बनाने का काम इस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 181, इसके अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 181 बताता है कि जो अब देखो क्या होता है कि जैसे लोकसभा है ना, लोकसभा में भी क्या होता है कि स्पीकर होता है, लोकसभा का जो हेड होता है ना वो एक स्पीकर होता है, ठीक है, उसको स्पीकर कहा जाता है। उसी तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी तो लोकसभा ही है, स्टेट की है वो, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, क्लियर है। तो उस स्पीकर को मतलब रिमूव करने की बात जो है कही गई है किसमें? आर्टिकल 181 में कही गई है। किसको? स्टेट के स्पीकर को। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मतलब जस्ट स्पीकर से नीचे वाला बंदा, सबऑर्डिनेट उसका, ठीक है। किसमें कही गई है? आर्टिकल 181 में क्या कही गई है? उनको हटाने की बात कही गई है, क्लियर है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? आर्टिकल 178 की, तो आर्टिकल 178 क्या कहता है कि जो स्टेट में स्टेट असेंबली है या फिर स्टेट की जो लोकसभा है उसमें क्या होंगे? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। लाइक जैसे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे तो वो भी किसी आर्टिकल में कहा गया होगा। उसी तरीके से स्टेट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 178 में कहा गया है। और सेंटर में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे, वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? वो 93 के आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। तो अगर हम बात करें किसकी, अभी स्पीकर की बात करें कि भाई ये जो स्पीकर होता है जिसको 93 के आर्टिकल में कहा गया है, किस में कहा गया? 93 के आर्टिकल में कहा गया है। तो इस स्पीकर का मतलब छोटा छोटा रोल अगर हम देखें क्या होता है, देखो पहली बात ये लोकसभा का हेड होता है, तो इसके रोल होते हैं कि ये किसी बंदे को क्या कर सकता है? अलाउ कर सकता है कि वो कुछ बोले, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक रोल होता है अलाउ टू स्पीक, ये किसी बंदे को बोलने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। और ये जो स्पीकर होता है ना, कैन नॉट वोट, ये वोट नहीं दे सकता, इसको वोट देने का राइट नहीं होता। बट अगर कहीं पर टाई होता है तो ये कैन गिव वोट, तो ये वोट दे सकता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर टाई होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ये अपनी अनुमति दे सकता है। और यही फाइनली क्या करता है? डिसाइड करता है कि वेदर कोई बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है। मतलब यही क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाइज ए बिल एज मनी बिल, ठीक है ना। सर्टिफाई ए बिल एज मनी बिल, ये डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। यही फाइनली क्या करता है? उसको अप्रूव करता है। ये और क्या करता है? ये जो दो हाउसेस हैं उनकी जॉइंट सिटिंग को भी ये क्या करता है? मतलब क्या करता है? प्रिसाइडाइज करता है, मतलब उसको लीड करता है। अगर दो हाउसेस की कभी मीटिंग एक साथ बैठनी है तो उसका भी क्या होता है? उसको लीड कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये सारे इसके मेन रोल हैं, ये आप याद रखोगे, क्लियर है। अब जब बात हो गई है किसकी? जॉइंट सिटिंग की। तो जॉइंट सिटिंग क्या है? जॉइंट सिटिंग का सबसे पहले आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल 108 है जिसके अंदर जॉइंट सिटिंग की बात की गई है। ये जॉइंट सिटिंग जो होता है इसको बुलाता कौन है? ये जो बैठक है इसको बुलाता कौन है? इसको प्रेसिडेंट क्या करता है? बुलाता है, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहता है कि भाई जॉइंट सिटिंग होनी है। तो जॉइंट सिटिंग कब होती है? जब मान लो क्या होता है कि कोई एक बिल पास किया, सपोज लोकसभा ने एक बिल पास किया और राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। या फिर मान लो कि एक किसी हाउसेस ने क्या करा, कोई एक अमेंडमेंट है उसको पास किया बट दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो उस केस में क्या हो सकता है? मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। और मान लो कि कोई एक हाउस है उसने किसी बिल को 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए लटका के रख दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तब सिटिंग बुलाई जा सकती है। और ये जो जॉइंट सिटिंग है ये एप्लीकेबल होती है केवल ऑर्डिनरी बिल पर, ऑर्डिनरी और जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उन्हीं पर ये एप्लीकेबल होती है बस,
ठीक है ना। और जो मनी बिल होगा, लाइक मनी बिल हो गया, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट होना है, वो बिल अगर होंगे तो उनमें जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ये आपको याद रखना है। अभी तक जॉइंट सिटिंग 3 बार बुलाई जा चुकी है। सबसे पहले 1961 में, 1978 में, 2002 में 3 बार जॉइंट सिटिंग अभी तक बुलाई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये सिंपल सा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हर एक मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी हाउस में कहने का हक देता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 88। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 88। ठीक है, तो आर्टिकल 88 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 88 ये क्या होता है, ये आपने देख लिया। ये क्या करेगा? कहने के लिए क्या करेगा? राइट देगा। किसको? अटॉर्नी जनरल, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और किसी भी मिनिस्टर को किसी भी हाउसेस में। क्लियर है? और यही क्या करता है, वो वोट नहीं दे सकते हैं, इसका भी राइट देता है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो बोल सकता है बट वोट नहीं दे सकता है, इसका भी राइट आर्टिकल 88 देता है। ये भी आप याद रखोगे। अब ये जब हम बात हो गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो हम बात करेंगे 76 आर्टिकल जो होता है ये बात करता है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन होता है ये? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसका? इंडिया का। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 76 के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले जो एजीआई थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे? MC स्टैलवर्ड। ठीक है ना, सबसे पहले एजीआई थे जो 1950 टू 1963 तक रहे थे। अभी जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं, करंट जो चल रहे हैं वो कौन है? वो हैं R वेंकट रमानी। कौन है? R वेंकट रमानी। क्लियर है? ये कौन है? करंट अटॉर्नी जनरल है किसके? इंडिया के। ठीक है, ठीक। अब इस एजीआई की अगर हम बात करें तो 76 में क्या क्या चीज़ें की बात की गई? 76 में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो एजीआई को क्या करता है? अपॉइंट करता है। क्लियर है? 76 कहता है कि इंडिया में एक एजीआई होना चाहिए। ठीक है, अब एजीआई की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 76 के अंतर्गत एजीआई की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी वही सेम क्वालिफिकेशन एजीआई की भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशन होती है भाई? या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो, ठीक है, या फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में उसने क्या किया हो? एडवोकेसी की हो या एडवोकेट रहा हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के काबिल है। और अगर ये दोनों चीज़ फुलफिल होती हैं तो वही बंदा क्या हो सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो जैसे एडवाइस देता था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी क्या करता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके जो लीगल मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या कोई ड्यूटी हो या कोई एडवाइसेस हो, ठीक है, इन सभी के लिए एडवाइस देने का काम किसका है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। और ये आराम से किसी भी पार्लियामेंट में जाके कुछ बोल भी सकता है बट वोट नहीं दे सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? इसमें आर्टिकल 86 की बात करते हैं। आर्टिकल 86 क्या कह रहा है? आर्टिकल 86 कहता है कि ये राइट देता है किसको? प्रेसिडेंट को राइट देता है कि प्रेसिडेंट जो है, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है और सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। एड्रेस मतलब वो किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है किसी पर्पस के लिए। क्लियर है कि भाई आओ। और वो क्या कर सकता है? किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई बिल हो, कोई पेंडिंग बिल हो, कुछ भी हो। ठीक है, और आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल 87 जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है कि कुछ स्पेशल एड्रेसेस होते हैं किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में होते हैं। ठीक है, लाइक क्या एड्रेसेस होते हैं?
एक पहला एड्रेस ये होता है कि भाई कोई सा भी जो फर्स्ट सेशन है, मतलब हर एक साल का, ईच ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है, उसमें ये क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई जनरल इलेक्शन हुआ है, उसका जो फर्स्ट सेशन है, जनरल इलेक्शन का अगर कोई फर्स्ट सेशन है, उसमें भी क्या कर सकता है, ये पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 89 क्या कहता है? आर्टिकल 89 कहता है, ये बात करता है, जैसे हमने स्पीकर की बात करी ना, वैसे ही जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जो होती है, उसमें क्या होगा, उनके भी हेड रहते हैं, जो कौन होता है, चेयरमैन होता है। जैसे वहाँ पे स्पीकर था, और स्पीकर के साथ में जैसे डिप्टी स्पीकर था, यहाँ पे चेयरमैन के साथ में कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा। तो ये यही कहता है आर्टिकल 89 की भाई जो राज्यसभा है या काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसमें चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन दोनों होंगे, ठीक है। और इसके अंदर आर्टिकल 89 के फर्स्ट पैरा में ये लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो हो गया अलग, वाइस प्रेसिडेंट होगा जो इंडिया का, वो क्या होगा, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। किसका? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ किसका? राज्यसभा का या ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का होगा। क्लियर है। और सेकंड में ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, वो क्या कर सकती है, किसी भी मतलब उस काउंसिल से किसी भी मेंबर को उठाकर उसको डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। मान लो कि चेयरमैन नहीं है, तब किसी बंदे को चूज करके डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह बनाया जा सकता है, ताकि वो उसकी ड्यूटी को पूरा कर सके। बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द following articles of the constitution has a provision that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आई थिंक आपको, तो जो भी है दोबारा डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 77 देखो ये क्या कहता है ना, ये बात करता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ भी एक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट कोई सा भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, वो सब कुछ क्या होगा ना भाई, प्रेसिडेंट के नाम पर फटेगा कि भाई प्रेसिडेंट के बिहाफ पर हमारी गवर्नमेंट क्या हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो गए, उसकी बात हो रही है। और 70 ये क्या होता है कि 77 के 1 में ये लिखा हुआ है कि कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। ऐसे ही इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो रूल बना सकता है टू ऑथेंटिकेट ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब उसके नाम पर क्या क्या ऑर्डर्स ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, उसके लिए वो रूल बना सकता है 77 के 2 में, ठीक है। और 77 के 3 में वो ये रूल बना सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसको कैसे कैसे बिजनेसेस वगैरह अलॉट करेंगे, या बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, मतलब जो हमारा ये प्रोसेस है इसको चलाने के लिए, वो उसके अंदर रूल बना सकता है। किसमें? 77 के 3 में, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 71 की। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 जो होता है ये डील करता है क्या, मतलब जो मैटर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैटर को डील करता है कौन? आर्टिकल 71। क्लियर है। तो आर्टिकल 71 में क्या है, मतलब ये क्या होता है कि जैसे मान लो अगर ये क्या होगा कि वाद विवाद या डिस्प्यूट की प्रेसिडेंट का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए आर्टिकल 71 बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना वो देखेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई डाउट है, तो उसको सॉल्व करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। ये आर्टिकल 71 के 1 में कहा गया है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें और क्या क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह सकता है, मतलब वही डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो वैलिड है या वॉइड है, ठीक है। वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो इसकी बात करता है। और इसी में ही अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको अगर वो वॉइड डिक्लेयर कर देता है, तो उस केस में वो जो पर्सन है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले भी उसने जो भी चीज़ें कही गई हैं उसको
वो क्या ऐसा नहीं है कि उसको इनवैलिडेट कर देगा, नहीं, वो माना जाएगा उस मतलब उस डेट या उस डिसीजन से पहले की सारी चीज़ें मानी जाती हैं जो प्रेसिडेंट ने की है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मतलब ये जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया गया है, इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता 71 के अंतर्गत ही। क्लियर है ये भी? ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जब प्रेसिडेंट की बात हो गई है तो आप ये देखो कि जो प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो मेथड है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, ये आपको पता होना चाहिए। वो हमने कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है। क्लियर है? आर्टिकल 54 में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्ट होता है, उसको इलेक्ट कौन कौन करते हैं? सबसे पहली बात, वो इलेक्ट होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसमें प्रेफरेंसेस बनती हैं, उसके बेस पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये मेथड है इसका। क्लियर है? और इसमें कौन वोट करता है? इसमें जैसे हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए दोनों हाउसेस के, वो वोट करेंगे। उसके बाद जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई स्टेट की, वो वोट करेगी। और यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स क्या करेंगे? वोट करेंगे। ठीक है। फिर आर्टिकल आता है क्या? 75 1A। तो ये भाई 75 मैंने डिस्कस कर लिया है तो मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 375। आर्टिकल 375 क्या कहता है कि देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे भाई, उनको सैलरी दी जाएगी। किसके बिहाफ पे? सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन किया है उसके बिहाफ पे। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 125 में कहा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने शेड्यूल हैं हमारे पास में, ये आपको पता होने चाहिए। 12 शेड्यूल है हमारे पास में। ठीक है, ओरिजिनली। और सुप्रीम कोर्ट की बात वो 124 से 147 के बीच में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कही गई हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो इसके अंदर होगी। बट यहाँ पर देखो ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, तो आपको भाई थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसको कौन से पार्ट में कहा गया है? इसको पार्ट 5 में कहा गया है। पार्ट 5 क्या है? द यूनियन पार्ट 5 है, जिसके अंदर इन आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है चैप्टर 6 में। ठीक है। और अभी हम आर्टिकल 124 की अगर सबसे पहले हम बात करें तो आर्टिकल 124 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि भाई इंडिया में क्या होना चाहिए? एक जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया का, जिसके अंदर क्या होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, CJI। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का मेन हेड, एक जिसको हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक है। और क्या कहा गया है कि ये जो जजेस होंगे, इन जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? इन जजेस को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन से आर्टिकल में? 124 के फर्स्ट में। फिर 124 के सेकंड में क्या कहा? 124 के सेकंड में ये कह रहा है कि जो और जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन किसके उस पे करेंगे? जो हमारा मेन CJI है, जब वो कहेंगे कि भाई इनको अपॉइंट करना है, या इस तरीके से मतलब कह सकते हो ऑन द एडवाइस ऑफ हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसी पार्ट 2 में क्या कहा गया है? इसी पार्ट 2 में कहा गया है कि जो जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और इसी पार्ट में रिमूवल की भी बात कही है कि प्रेसिडेंट को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है अगर वो क्या करते हैं? मिसबिहेव करते हैं, या क्या होते हैं, इनकैपेसिटी होती है उनकी, या इनकॉम्पिटेंट होते हैं उस पोस्ट के लिए, तब उनको रिमूव किया जा सकता है। और इस रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। क्या? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होती है? 2/3 वोट की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और जो इसी में ही बात की गई है किसकी? रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन जो हमारे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। किसको? वो किसको रिज़ाइन करते हैं? वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें कि भाई कोई सा भी सुप्रीम कोर्ट
के जज जो हैं वो बाद में कहीं और पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो पार्ट 3 124 के पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बात की गई है क्वालिफिकेशन की। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में जज है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर कोई बंदा क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, तो वो क्या है? एप्लीकेबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अभी तक में जो इम्पीचमेंट केसेस हैं, ठीक है ना, मतलब जज को निकालने के लिए केसेस हैं, उसमें से पहला केस जो था वो था, उनका नाम था वी रामास्वामी, जिनको निकालने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस लोकसभा में चलाया गया था, लेकिन इम्पीच्ड नहीं हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 125 की। आर्टिकल 125 ये हमने देख लिया, ये बात करता है कि जो जजेस हैं उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, अलाउंसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है, उनका पेंशन, प्रिविलेजेस, ईटीसी, इन सब की बात करता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 कहता है कि भाई ये बोलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है ना, मतलब कि अगर सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है या उस पोस्ट पे जो बंदा है वो नहीं है, या वो पोस्ट वैकेंट है, अब्सेंट है, या ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो सीनियर मोस्ट जज है, ठीक है, उनको क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररी बना देंगे और वही क्या हो जाएंगे? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे, जिसको 126 में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में बात की गई है किसकी? एडॉक जजेस की। किसकी बात की गई है? एडॉक जजेस, ठीक है ना। एडॉक का मतलब ये होता है कि जो टेम्पररी बेसिस पे हो। तो इस केस में क्या होता है कि मान लो कि कोई मीटिंग बैठनी है, कुछ होना है, सुप्रीम कोर्ट में इनफ जज नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में जज की ज़रूरत है उसके लिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं एक टेम्पररी पीरियड के लिए, जिनको क्या कहा जाएगा? एडॉक जजेस कहा जाएगा, जो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 127 में है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 बात करता है किनकी? रिटायर्ड जजेस की। किनकी बात करता है? रिटायर्ड जजेस की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको टेम्पररी ज्वाइन करने के लिए कह सकता है आर्टिकल 128 के अंतर्गत। फिर इसके बाद एक आर्टिकल और है 130। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में, मतलब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट रहेगा। क्लियर है? फिर आता है आर्टिकल 131। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, मान लो सपोज कि क्या हुआ कि सेंटर और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर फूड हो, कुछ भी लेकर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस डिस्प्यूट की सुनवाई करेगा, वो डिसाइड करेगा कि किसके हक में फैसला जाना चाहिए। ये सेंटर टू स्टेट हो सकता है, या स्टेट टू स्टेट हो सकता है, या एक स्टेट के साथ में कई सारे स्टेट का डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे रिवर को लेकर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ना कि उसके पास कई सारे जुरिस्डिक्शन पावर होती हैं, जैसे आर्टिकल 32। ये जुरिस्डिक्शन पावर, ये क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन कब जारी होता है? कि जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, तो उन राइट्स का अगर कोई शोषण कर रहा है, वो राइट्स को अगर कोई क्या कर रहा है? हड़प रहा है, तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, जो आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन की। फिर इसके बाद आर्टिकल 132 है, जिसको हम कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील वाला। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक क्या है? अपील की कोर्ट है, जिसमें कोई सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसकी अपील की जा सकती है 132 में। 133 में कोई सिविल मैटर है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। 134 में कोई क्रिमिनल मैटर है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा सकता है? अपील किया जा सकता है। ये आप याद रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 143।
जो किसकी बात करता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहने का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ पे एडवाइस ले सकते हैं, और ये कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है कि वो एडवाइस देंगे या नहीं देंगे। इसी को कहते हैं हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद एक और लास्ट है आर्टिकल 137, जो क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर दी है कि वो खुद के जजमेंट को और खुद के ऑर्डर्स को भी रिव्यू कर सकता है कि वो गलत है कि नहीं है। ठीक है, तो भाई आज का ये ख़त्म होता है यहाँ पर। आई होप मैं बहुत डिटेल में आपको बता पाया हूँगा और चीज़ों को इजी लैंग्वेज में समझा पाया हूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई शेयर करना, मैं तब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, और ज़्यादा नहीं 5-6 वीडियो बनेगी, पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर। चलो बाय बाय, टेक केयर।